नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग अपना नया सब्जेक्ट सोम या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, कहीं कहीं पर मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखिए थोड़ी सी बातें करेंगे हम लोग कि सोम होता क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है। उसके बाद हम लोग कुछ जो इसका पहला चैप्टर है उस पर पहुंचेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जो इसका मेन आज का टॉपिक होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होगा, लेकिन उसके पहले शुरुआत करने के लिए कुछ बातें हमको सोम के बारे में जाननी जरूरी है। चलिए सबसे पहले शुरुआत वहां से करते हैं। मैं सिलेबस भी दिखाता हूं आपको कि उस चैप्टर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन उसके पहले जरा कुछ बेसिक बातें पढ़िए जो आप पीछे से जानते हैं उसके बारे में समझिए। ठीक है ना। देखिए, जब भी आप शुरुआत किए होंगे आपने एक चीज समझी होगी, क्या मैकेनिक्स जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके पहले सोम के पहले यदि कोई मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है तो पहले वो मैकेनिक्स क्लियर करें। तो आपने जब मैकेनिक्स पढ़ा, मैकेनिक्स का मतलब होता है यांत्रिकी, जिसको आप लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोलते हैं इसको हम लोग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या फिर आप इसको अप्लाइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो क्लासेज आप अभी देख रहे हैं वो हिंदी माध्यम से आप हो या आप इंग्लिश माध्यम से हो, दोनों ही लोगों के लिए एकदम फायदेमंद है। किसी को भाषा का कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला। तो जो आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या फिर अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा, उसमें क्या हमने पढ़ा, इसमें बेसिक जो हम लोगों पढ़ा तो मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस, इन चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। यहाँ पे किसमें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। सभी को क्लियर है ये चीजें कि आप लोगों ने इन चीजों के बारे में पढ़ा। एक चीज मैं आपको बहुत बेसिक बात बता दूं। देखिए, मैकेनिक्स का अर्थ होता है कि किसी बॉडी पर यदि लोड लगा, ठीक है, और चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग असल में जब शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग की तो हम लोग किसी न किसी तरह के, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, किसी न किसी तरह की समस्या या भार का या फिर घिसाव का हमें बल सहन करने के लिए मशीनें बनानी होती हैं, या फिर हमें उसके लिए अपने कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर बनाने होते हैं, बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, टनल हो, रोड हो, हर जगह पर कहीं न कहीं पर लोड, तो लोड ही है हर तरफ से। हमारे चारों तरफ जो हमारा बनावट है ना उस पर लोड ही आना है, और उस लोड को हम एक तरीके का फोर्स एज्यूम कर सकते हैं। लोड इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो लोड कहीं ना कहीं एक तरह का फोर्स ही है जो हमारी बनाई गई बॉडी पर एक्ट करेगा। अब हमारी बनाई गई बॉडी उस पर कैसे व्यवहार करती है उस लोड के प्रति, उसको समझना है मैकेनिक्स में। देखिए, जब भी किसी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई होता है, यानी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी बल के लगाए जाने पर बॉडी में दो तीन तरह की चीजें हो सकती है। बॉडी में दो तीन तरह की चीजें हो सकती हैं। मुख्य दो चीजें जो होती हैं, हम यदि उनकी बात करें तो या तो बॉडी पर लोड लगने पर बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। और या तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, या तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एक चीज नहीं समझे आप कि सर ये सब बातें आप क्यों कर रहे हैं, ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये कहीं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपको शुरुआत करा रहा हूं, जब पहुंचूंगा तब पहला चैप्टर दिखाऊंगा क्या है। तो अभी तो हम लोग पहुंच रहे हैं कि सोम क्या है या फिर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स था तो फिर अब स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स क्या हो गया, अंतर समझेंगे दोनों चीजों में। ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं कि हम लोग बल किसी बॉडी पर लगता है, तो बल के प्रभाव में, बल अगर लगेगा तो देखो दो चीजों पे लग सकता है। अभी उसका हम क्लासिफिकेशन नहीं किए हैं कि बल हो सकता है कि हम ऐसे बांटो कि जो हम लोग की जो बल लगता है वो दो तरीके की बॉडी पर, एक सॉलिड पर लग सकता है, लिक्विड पर या फ्लूइड पर लग सकता है। जैसे यदि बल लगता ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, यदि हम लोग बात करें तो दो तरीके के पूरे मटेरियल होते हैं, या तो सॉलिड होंगे या तो फ्लूइड होंगे। फ्लूइड के अंदर जब आएंगे हम लोग तो फ्लूइड, सॉलिड के अंदर तो सॉलिड तो एक ही होता है, फ्लूइड में दोनों आ जाते हैं, लिक्विड और गैस। तो बल यदि सॉलिड पर लग रहा है तो हम लोग इसको कहते हैं क्या, सॉलिड मैकेनिक्स। और यदि यही बल फ्लूइड पर लगेगा तो इसको हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। ये भी आप लोगों को पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप लोगों को पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज ही हैं जो इन दोनों पर लग रहे हैं, चाहे सॉलिड पे लग जाए चाहे फ्लूइड पर लग जाए, और दोनों पर लगेगा तो दो अलग अलग चीजें। अब हम आते हैं तो कि हम बेसिकली बात करते हैं यहाँ सॉलिड मैकेनिक्स की।
तो जब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, यदि कोई सॉलिड मैकेनिक्स है, ठीक है ना, तो भी फ्लूइड है तब भी यही होगा बेसिकली। तो या तो कोई बॉडी पे लगने पे वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, या तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? तो अब एक चीज यहां पर ध्यान से देख लीजिएगा, क्या यदि बॉडी ऐसे रखी गई है, ठीक है ना, बॉडी ऐसे रखी गई है और हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगा देंगे इस टाइप से, तो बॉडी अपनी जगह चेंज करके एक दूसरे प्लेस पर चली जाएगी। बॉडी अपनी जगह चेंज करके यहां से मूव होके दूसरे प्लेस पर चली जाएगी, इसका मूवमेंट हो जाएगा। क्या लगाया हमने यहाँ पर? फोर्स लगा दिया, ठीक है ना, फोर्स लगा दिया तो ये मूव करके एक जगह से दूसरे जगह पर बॉडी मूव कर गई। तो यहां पर बॉडी में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी इसको कहेंगे विस्थापन हुआ। यहां पर क्या हुआ? विस्थापित हो गई बॉडी, अपनी जगह से क्या हो गई? विस्थापित हो गई। लेकिन यदि इसी तरीके से हम लोग सोचें कि ये बॉडी यहां पर रखी गई थी, इस पर फोर्स लगा, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से क्या मिल गया? रिएक्शन मिल गया। तो रिएक्शन का मतलब होता है उधर से भी उतना ही बल झेलने के लिए इसको बनाया गया है। इधर से लगा फोर्स, उधर से मिल गया रिएक्शन। अब वो रिएक्शन किसी भी रूप में हो सकता है, यानी बल जिस दिशा में लग रहा है, यदि उधर कोई और बल अपोजिट डायरेक्शन में काम करे, वो बल नहीं, वो रिएक्शन भी हो सकता है, वो एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। तो उस स्थिति में बॉडी उधर तो नहीं जा पाएगी, ये इसको रोक दिया और बल यहां से आप लगा रहे हैं, और बल अगर ऐसा लगता रहा तो एक टाइम पर बॉडी क्या होगी? डिफॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिफॉर्म हो जाएगी। कैसे? बल के प्रभाव में यदि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो एक सीमा तक तो वो रिजिड बिहेव करेगी, लेकिन एक लिमिट के बाद वो डिफॉर्म हो जाएगी। बात समझ आ रही ना? एक चीज जान लीजिए, जब भी किसी बॉडी पर लोड लगता है, लोड लगता है तो कुछ सीमा तक पहले तो वो तुरंत डिस्प्लेस होने का कोशिश करेगी। आप अंतरिक्ष में यदि आप चले गए और आपको एक झटका, हल्का सा भी कोई चोट लग गई, तो आप उसी दिशा में लगातार क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे, जब तक कि कोई और बल आपको रोके ना। बात समझ रहे ना? इसलिए हम लोग ये कह देखते हैं साफ साफ कि बल के प्रभाव में वस्तु विस्थापित होती रहेगी जब तक कि उस पर कोई और बल ना कार्य कर रहा हो। जैसे हम लोग अंतरिक्ष में गए तो हम पर ना ग्रेविटी काम करेगी, ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ना तो कोई फ्रिक्शन काम करेगा। तो इन सारे बलों के प्रभाव से जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम पर कोई भी कहीं से एक बल लग गया तो हम उसके प्रभाव में अनंत गति करते रहेंगे। ठीक है, ग्रह इसी तरह घूम रहे हैं, पृथ्वी लगातार घूम रही है, वो कभी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई बल मौजूद ही नहीं है, और घुमाने के लिए एक बल हमेशा मौजूद है। वो कौन सा बल है उस पर कभी और बात कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये बॉडी मूव की, अगर इसमें रुकावट पैदा होगी तो बॉडी के अंदर एक सीमा तक रुकावट में ये रिजिड बिहेव करेगा, रिजिड बिहेव करेगा, रिजिड बिहेव यानी ये दृढ़ बिहेव करेगा। दृढ़ का मतलब होता है बॉडी के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? वो बॉडी या वो पिंड जिस पर बल लगाने पर उसके साइज में या उसके शेप में कोई परिवर्तन ना हो, उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। आइडियल रिजिड बॉडी कभी अवेलेबल नहीं है। सभी पदार्थ एक सीमा तक रिजिड हो सकते हैं, सभी पदार्थ एक सीमा तक रिजिड हो सकते हैं, उसके बाद उनको डिफॉर्म होना ही है। डिफॉर्म मतलब उनको टूटना फूटना, शेप साइज में परिवर्तन होना ही है। हाँ, सबके लिए बल अलग अलग जरूरत होता है। कोई नॉर्मल फोर्स पर ही डिफॉर्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई छोटा सा स्पंज लिया, स्पंज को ऐसे दबाएंगे डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन क्या हल्का सा जाके छुए, अब बहुत माइनर फोर्स, हल्का सा फोर्स है, कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई भी बॉडी एक लिमिट तक रिजिड होती है फोर्स के, और फोर्स की वो लिमिट को क्रॉस करने पर वो फिर से कैसे बिहेव करने लगती है? डिफॉर्मेशन उसके अंदर होने लगता है। तो अब यदि हम लोग बात करें कि बॉडी के अंदर जब फोर्स लगता है तो यदि हम डिस्प्लेसमेंट तक की बात करते हैं, तब ये सब डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेसमेंट के दौरान इसको एक बल रोक सकता है, नीचे से फ्रिक्शन रोक सकता है। तो आपने बॉडी के ऊपर जब बल लगा हुआ देखा तो आपने पढ़ा होगा कि किसी बॉडी पर अगर किसी बिंदु पर एक बल ऐसे लग रहा हो, एक बल ऐसे काम कर रहा हो, तो ये ऐसे रिजल्टेंट काम करेगा इनका। मान लीजिए ये x है, ये y है, तो रिजल्टेंट r इधर काम करेगा। ये आपने बताया, आपने रिजल्टेंट इसलिए बताया कि इस बॉडी को फाइनली इधर की तरफ धक्का मिलेगा। ये सब चीजें आप किस में पढ़े? मैकेनिक्स में, यानी मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट की कहानी कही गई, डिस्प्लेसमेंट की बात की गई, या फिर बात किया गया किसका, जिसको हम लोग साफ शब्दों में कह दें कि मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी जिसमें हमने कोई डिफॉर्मेशन की बात नहीं की है,
उन सब की बात हम लोग किस में करेंगे, मैकेनिक्स में कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं कि बॉडी पर जब बल लगा था तो कहीं भी ऐसा देखे थे कि बॉडी पिचक गई या उसके अंदर से प्रतिरोध आ रहा है, बॉडी मोड़ना नहीं चाहती, ये सब बातें नहीं की गई। उसमें क्या किया गया, फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट कहाँ काम करेगा, या उस पर कोई मोमेंट लग रहा है तो बॉडी किधर की तरफ घूमेगी, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है। हालांकि ये चैप्टर कई जगह सोम में भी दिया हुआ है, लेकिन इतना जान लीजिए किसी भी बॉडी में जब तक, जान लीजिएगा मैकेनिक्स में मुख्य बात, अब अंतर समझते हैं मैकेनिक्स में, अब अंतर की बात करते हैं सीधे सीधे। एक हुआ मैकेनिक्स, एक हुआ स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या जिसको हम लोग नाम दे दिए क्या, सोम। अंतर क्या है दोनों में, तो मैकेनिक्स आपका जो कहता है वो कहता है कि भैया बल लगने पर, ये किसके बारे में बात करता है, एक रिजिड बॉडी के बारे में बात करता है। बल लगेगा तो ये मान लिया जाएगा कि बॉडी के अंदर रिजिड बॉडी होगी, नो डिफॉर्मेशन का केस होगा, नो डिफॉर्मेशन का केस। यहां पदार्थों की सामर्थ्य पर कोई बात नहीं की जाएगी। मतलब हम, अच्छा मैकेनिक्स पूरा पढ़ डाले, उसमें कहीं भी ये बात नहीं करेगा कि अगर इस पदार्थ पर लगेगा बल, उस पदार्थ पर लग रहा है, वो पदार्थ का नाम नहीं लेगा, वो कहेगा किसी बॉडी पर लग रहा है, किसी पिंड पर लग रहा है, वो पिंड बार बार बोलेगा, वो उस पदार्थ का नाम नहीं लेगा कि वो क्या है। क्यों, क्योंकि जब वो पदार्थ का नाम लेगा तो वो पदार्थ की एक सामर्थ्य होती है, तो उस फिर ये भी बात करनी पड़ेगी कि क्या उस पदार्थ पर उतना बल लग भी सकता है। तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैकेनिक्स क्या है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो एक साइंस की बात करता है। सोम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की बात करता है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स ये बात करता है कि बॉडी पर जब लोड लगता है, मैकेनिक्स ये कहता है कि हम यहाँ खड़े हैं, हमारे इधर से एक बल लगे, हमारे इधर से, दो लोग हमको धक्का देंगे तो हम संतुलन में हैं। एक बात सही, एक आदमी हमको इधर से धक्का दे रहा है, एक आदमी इधर से धक्का दे रहा है, तो मैकेनिक्स तो कहता है कि हम संतुलन में हैं, हम संतुलन में रहेंगे। थोड़ी देर में अगर जो पहलवान लोग धक्का देने लगेंगे तो हम संतुलित रहेंगे। अंदर से जो बेचैनी होगी ना कि प्राण निकल जाएंगे उस समय, अगर पहलवान लोग धक्का दे दिए तो कहने का मतलब मैकेनिक्स बात करता है आइडियोलॉजी की, कि फोर्स बैलेंस है, इधर से भी लगा इधर से भी लगा तो फोर्स बैलेंस है। अब फोर्स बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अंदरमा से दब रहा है बॉडी, तो उसके अंदर उत्पन्न स्ट्रेस की बात कौन करेगा। बॉडी स्ट्रेस में आ गई, हमको तनाव महसूस हो रहा। जब बात होगी स्ट्रेस की, जब बात होगी डिफॉर्मेशन की, तो आप समझ लीजिए कहां पहुंच गए, तब आप पहुंच गए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में। जब तक कोई बात नहीं होगी, नो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और नो डिफॉर्मेशन, इनकी जब तक बात होगी, बॉडी को रिजिड माना जाएगा, फोर्सेस के केवल इफेक्ट की बात की जाएगी, उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका बात नहीं किया जाएगा, तब तक आप पढ़ रहे होते हैं मैकेनिक्स। और जैसे ही बॉडी के अंदर जनरेट होता है स्ट्रेस, तब तक आप पढ़ने लगते हैं सोम। बात समझ आ रही। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है आपकी किसकी, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या सोम की। बात समझ में आ गई, सभी को क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इसके बेसिक की, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की। अच्छा यही चीज पानी के ऊपर या फ्लूइड के ऊपर भी लगेगा तो फिर उसके लिए साइंस अलग। यहाँ पर मुख्य रूप से हुक्स लॉ ज्यादा काम करता है सॉलिड बॉडी के लिए, जबकि उसके लिए न्यूटन का लॉ काम करेगा, तो उसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले किसके बारे में, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, सोम की। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या फिर हम किसकी बात करेंगे, सोम की बात करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना दोस्त, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और सोम में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने समझा कि किसी भी बॉडी पर जब बल काम करता है दोनों तरफ से करेगा, क्योंकि एक तरफ चाहे रिएक्शन रहे चाहे दोनों तरफ फोर्स रहे। तो इस बॉडी पर मान के चलते हैं, ऐसे समझिए इसको आप, किसी बॉडी पर यदि ऐसे फोर्स काम कर रहा है ऊपर से मान लीजिए, और नीचे से इसको ये कहीं पर रखी गई है, तो इसको पर्याप्त यहाँ से क्या मिल जा रहा है, रिएक्शन मिल जा रहा है। ठीक है ना। तो ये हुआ आपका लोड, इसका W, और या फोर्स इसको कह लीजिए आप, और यहाँ पर इसका क्या काम कर रहा है, रिएक्शन। अभी कोई भी नोट करने वाली चीज नहीं है, ये केवल आपका माइंड खोलने की बात हो रही है। अभी सिलेबस पर तो पहुंचे ही नहीं, अभी सिलेबस दिखाएंगे उस पर पहुंचेंगे, पहले केवल माइंड खोलने की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्या लिया कि लोड लगने के प्रभाव में इस पर रिएक्शन दे रहा, और जब बॉडी यहीं पर रुकी रहेगी तो फिर यदि यह बॉडी कुछ हद तक तो रिजिड रहेगी, मतलब इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जब बॉडी पर लोड लगता है ना, तो लोड के प्रभाव में आप बॉडी को इस समय दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इस समय बॉडी को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और दबाने की स्थिति में एक चीज जान लीजिए, ये दबने का विरोध करेगा,
ये दबने का विरोध करेगा, हर जगह पर ये दबने का विरोध करता है और अंदर से एक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है। किसी भी बॉडी पर यदि बल लगाया जाए तो उस बल के प्रभाव में बॉडी के अंदर एक बल उत्पन्न होता है जो अपने डिफॉर्मेशन का विरोध करता है। मतलब एक होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल, इस बल को क्या नाम देते हैं हम लोग? आंतरिक प्रतिरोधी बल। इस बल का क्या नाम है? आंतरिक प्रतिरोधी बल, यानी इसको कहते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, यानी आंतरिक प्रतिरोधी बल, ठीक है ना, फोर्स। अब ये आंतरिक प्रतिरोधी बल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है? तो एक चीज जान लीजिएगा यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोधी बल में कि ये वो बल है जो बाहरी बल को न्यूट्रलाइज करने के लिए उत्पन्न होता है। हालांकि एक चीज जानते हैं, किसी बॉडी पर जब आप बल लगाते हैं तो वो बॉडी अपने दबने का प्रयास कर रहे हैं, उसको दबाने का, तो वो न दबने के प्रयास में अंदर से एक बल लगाती है, उसी बल को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल। यानी वस्तु अपने विरूपण के प्रभाव को खत्म करने के लिए अंदर से एक बल उत्पन्न करती है जिसे आंतरिक प्रतिरोधी बल कहते हैं। मतलब इंटरनली एक तरीके से रेजिस्टिव फोर्स है ये, जो बॉडी को बॉडी पर लगे हुए फोर्स को अपोज करता है, यानी प्रतिरोधित करता है, उसको रोकता है, ठीक है। तो उस बल को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोधी बल। तो एक चीज जान लीजिए, बॉडी में आंतरिक प्रतिरोधी बल जो लगता है ना, वो भी किसी क्षेत्रफल पे काम कर रहा होगा बॉडी के। तो किसी जगह पर यदि फोर्स आप लगाते हैं तो फोर्स के इफेक्ट में एक चीज जानते हैं, प्रेशर आता है। क्या आता है? प्रेशर। प्रेशर यानी होता है दाब, और वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल ही होता है क्या? दाब। लेकिन दाब तो ऊपर से लगाया गया है, ये फोर्स होता है एक्सटर्नल, यानी लगाया गया। ये क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है ना। लेकिन यही दूसरा चीज एक उत्पन्न होता है जो अंदर से पर यूनिट एरिया पर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस यानी जिसको बोलते हैं प्रतिबल, इसको बल के प्रति मतलब उलट प्रतिबल ये होता है। प्रतिबल को बोलते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन क्या हो जाता है? एरिया। यानी हम लोगों ने प्रतिबल की क्या परिभाषा देखी? आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल जो होता है वो प्रतिबल के बराबर होता है, यानी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो आप इतना तो समझ गए ना कि स्ट्रेस होता है। एक चीज हल्का सा, यही खत्म नहीं होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन अभी आगे चैप्टर है तो वो तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल आपको एक आइडिया दिया जा रहा है इसका कि ये क्या है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर जान लीजिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आंतरिक प्रतिरोधी बल है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ये क्यों स्ट्रेस आया? क्योंकि अंदर आप जब बल लगा रहे थे एक विरूपण उत्पन्न हो रहा था, उस विरूपण को रोकने के लिए क्या उत्पन्न हुआ? प्रतिबल उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, विरूपण ना हो इसके लिए। अच्छा, किसी बॉडी पे जब बल लगाते हैं तो अंदर से वो रोकती है, कब तक रोकेगी? अगर हम पूछें वो कब तक रोकेगी, उसकी एक क्षमता होगी, उसमें एक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं कर सकती है। स्ट्रेस यदि पूछें क्या प्रेशर के बराबर होता है? बिल्कुल। अगर ऊपर से जितना बल लग रहा है बल बटा क्षेत्रफल करें तो यदि बॉडी में अंदर से भी वही देखो, अगर तुम इधर से बल लगा रहे हो तो बॉडी भी अंदर से भी वही बल लगाती है। यानी यदि हम लोग यहाँ पर W लगा रहे हैं तो इसके अंदर से भी W लग रहा है, तभी ये रुका हुआ, नहीं तो जो भारी पड़ेगा वो दबा देगा। बात समझ रहे हैं? कोई बॉडी रुकी, जैसे हम लोग पंजा लड़ा रहे हैं और दोनों तरफ से दबा हुआ है तो वहीं रुका रहेगा, जो भारी पड़ेगा वो दबा देगा। कहने का मतलब जब कोई वस्तु रुकी हुई है यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो बाहर से लगने वाला बल अंदर के बल के बराबर है, यानी फोर्स जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के। एक चीज जान लीजिएगा, फोर्स तो बाहरी फेनोमिना है, इसको आप चाहें तो और बढ़ाएं, मशीनों से लगाएं, किसी चीज से लगाएं, लेकिन अंदर से उत्पन्न करने की एक लिमिट, यानी अंदर से बॉडी एक लिमिट तक रोकेगा, अब उससे ज्यादा आप जब लगाएं तो टूट के खत्म हो जाएगी बॉडी। बात समझ आ रही है? इसका अर्थ यह हुआ कि स्ट्रेस एक लिमिट तक उत्पन्न हो सकता है, इसकी क्या होती है? एक लिमिट होती है। कई बार ना इंटरव्यूज वगैरह में ना बहुत तेज पूछता है कि प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है। दोनों की यूनिट सेम है,
इसका भी न्यूटन पर स्क्वायर एमएम होगा, इसका भी न्यूटन पर स्क्वायर एमएम होगा स्ट्रेस का, या फिर पास्कल हो, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर कह लीजिए, आपका ज्यादा एमएम छोड़ दीजिए, आप इसको स्क्वायर मीटर कहिए, दोनों बात एक ही है, यूनिट से उसके स्क्वायर मीटर कह लीजिए। तो ये भी पास्कल है, वो भी पास्कल है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। लेकिन देखो प्रेशर एक्सटर्नल फिनोमिना है, किसी बॉडी पर लगाया जाएगा तो बाहर से कितना भी प्रेशर आप दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस की एक लिमिट होती है हर बॉडी की अलग अलग। जैसे लोहे पर यदि आप लोड लगाएं, स्टील पर या मेटल्स पर, तो वो ज्यादा स्ट्रेस झेल सकते हैं, यानी बहुत बल के प्रभाव में भी वो जल्दी डिफॉर्म नहीं होंगे। आप कोई हल्की सी चीज है उस पर प्रेशर लगाएं, तो प्रेशर तो आपके हाथ में है कि आप कितना लगा सकते हैं, आप चाहे दोनों पे बराबर लगा दें, लेकिन स्ट्रेस एक लिमिट तक दोनों का सेम नहीं रहेगा। हर बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेने की क्षमता अलग अलग होती है, हर बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेने की क्षमता अलग अलग होती है। तो ये इससे इतना तो समझ में आ गया कि स्ट्रेस प्रेशर से अलग है। और ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, कोई आपको फंसाने के लिए वाइवा में पूछ सकता है कि दोनों क्या होते हैं, तो आप दोनों का फॉर्मूला एक ही है, दोनों का फोर्स अपॉन एरिया बोलेंगे तो भी गलत नहीं है स्ट्रेस, लेकिन इसीलिए जानबूझ के मैंने इसको अच्छे से बोला है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, लेकिन ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है। एक्सटर्नल अप्लाइड मतलब बाहरी प्रत्यारोपित बल है, और ये इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल, और ये बाहरी प्रत्यारोपित बल। बात समझ रहे हैं, आरोपित बल या प्रत्यारोपित, यानी प्रेशर जो है हमारे हाथ में है, हम जितना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस बॉडी खुद उत्पन्न करती है जिस पर आप बल लगाते हैं, वो बॉडी एक लिमिट तक स्ट्रेस दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं। जैसे बाहर से 2 लोग हमको दबा रहे थे, भैया 2 लोग की जगह 5 लोग लग जाओ, 10 लोग लग जाओ, तो प्रेशर तो आप हम पर बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ये जो रुके हैं, पिचक नहीं रहे हैं ना, वो हमारी एक लिमिट है, हम अंदर से भी रुके हैं, हम आप 2 आदमी के दबाने से नहीं दबेंगे, यानी उतना स्ट्रेस हम उत्पन्न कर सकते हैं, जितना आप प्रेशर दिए उतना हमने स्ट्रेस जनरेट कर दिया, बच गए। लेकिन भैया कब तक? तो एक चीज समझ गए ना, प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस होता है। स्ट्रेस के एक लिमिट तक उसमें साथ साथ विरूपण भी उत्पन्न हो जाता है। स्ट्रेस देखिए, होक तो ये कहते हैं कि ज्यादातर पदार्थों में स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होता है। इस पर बात अभी उस चैप्टर में करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूं अभी, क्योंकि ये चैप्टर है। अभी तो इतना बस समझना हमारे लिए जरूरी हो चुका है कि स्ट्रेस कुछ होता है, और वो तभी उत्पन्न होता है जब हम बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी बॉडी को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं तभी स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ये सभी को समझ में आ गया बात? तो चलिए, कहेंगे सर ये छोटा सा बात हमने आपको बताया, सोम क्या है, स्ट्रेस क्या है, डिफॉर्मेशन क्या है, स्ट्रेन क्या होती है, अभी ये सब डिटेल में नहीं बताया हूं, लेकिन स्ट्रेन माने विकृति होती है, पर यूनिट लेंथ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। अभी इस पर बाद में बात करेंगे, अभी के लिए बस स्ट्रेस समझ लिया आपने बॉडी में, और डिफॉर्मेशन को समझ लिया, यानी विरूपण को समझ लिया। तो विरूपण समझ में आया, यानी डिफॉर्मेशन, साथ साथ स्ट्रेस बॉडी का अंदर का, ये बॉडी की प्रॉपर्टी कही जा सकती है। एक बॉडी को देख करके आप बता सकते हैं, मतलब देख करके नहीं, मतलब उस पर टेस्ट करके कि इसके अंदर कितनी क्षमता है स्ट्रेस लेने की। तो स्ट्रेस बॉडी की अपनी अपना गुण है, जबकि प्रेशर तो भैया हमारे हाथ में। ठीक है, तो आपने इतनी चीजें समझी। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के चैप्टर पे, क्योंकि उस चैप्टर में कई जगह मैं इन चीजों का नाम लेता तो फिर आपको दिक्कत होती है। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, सभी को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर का नाम है, डिटेल कंटेंट में चलते हैं, पहला थ्योरी है। चैप्टर फर्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है। ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी इसको हम लोग कहेंगे पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुण। अब पदार्थों मतलब, अब देखिए पदार्थ दुनिया भर में बहुत तरह के हैं, हम लोग सामान्यतः उन पदार्थों की बात करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे तुमने अभी पढ़ा यहाँ पे कि स्ट्रेस किसी बॉडी का लिमिट है, मैं बोलूं इस बॉडी पर तुम फोर्स लगाओ और 500 किलो न्यूटन तक ये बॉडी झेल लेगी, अर्थात ये हुआ कि अगर इसके एरिया से हम इसको डिवाइड कर दें, 500, हम मान लो इसका एरिया ऐसे हम कुछ ले लेते हैं, बटा ले लेते हैं 5, यानी हम अगर एरिया मान लो 5 है, 5 स्क्वायर मीटर है, अब 500 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 100 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इस पर स्ट्रेस है। 100 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इस पर स्ट्रेस है, यानी 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर 100 किलो न्यूटन ये झेल रहा है। अंदर से उतना दे रहा होगा तभी तो, यानी यदि हम 500 से ज्यादा लगाएंगे तो दब के टूटेगा। टूटने के भी अलग अलग स्टेज होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो एक चीज बताओ, जब लगाए और 100 किलो न्यूटन तक कोई असर नहीं हुआ, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये बॉडी अधिकतम 100 किलो न्यूटन का
प्रतिबल उत्पन्न कर सकती है यानी जनरेट कर सकती है, या ये भी कह सकते हैं कि इसकी सामर्थ्य 100 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, यानी इसकी स्ट्रेंथ 100 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। अर्थ ये हुआ कि किसी बॉडी की सामर्थ्य असल में उसमें उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल ही होता है, किसी बॉडी में उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल उसकी सामर्थ्य होती है, या ये भी कह सकते हैं कि वह अधिकतम प्रतिबल जिस पर कोई बॉडी टूट जाती है वही उसकी सामर्थ्य होती है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, यही बात ना, यही तो मैं कहना चाहता हूं। तो आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका नाम पहले किताब का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, अब इसका नाम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना, या मैकेनिकल वाले बच्चे हैं तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहा गया। तो एक बात बताओ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जानने का अर्थ हुआ कि उस बॉडी में अधिकतम प्रतिबल को जानना, यही बात ना। तो अब हम लोग चलते हैं मुद्दे पर कि हम लोग हल्के हल्के मेटल्स के बारे में समझेंगे, अलग अलग पदार्थों में क्या क्या गुण है। जैसे पहले तो पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, यानी मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन, फिर उसमें कुछ पदार्थों को अलग से, जैसे इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, और ब्रिटल मटेरियल, 4 पदार्थों के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट एंड टॉर्जन टेस्ट ऑन मेटल्स। तो ये 2 टॉपिक इस पहले चैप्टर में पढ़ने हैं हम लोगों को, लेकिन मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं बहुत अच्छे तरीके से पहले, कि इसमें हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, उसके साथ साथ यहीं बीच में पहले एक चीज पढ़े हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल भी यहीं पर पढ़ना है, ठीक है ना, भले लिखा नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल भी हम लोग को यहीं पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ये भी हम लोग को यहीं पढ़ना है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, प्लास्टिक, डक्टाइल, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में हम लोग को ये पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेसिव टेस्ट, इंपैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट, ये टेस्ट के बारे में। इसमें मशीनों की जो फोटो वगैरह है वो देख देख के हम लोग पढ़ेंगे, मशीन कौन कौन सी लगती है, जैसे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण क्या है। यानी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। तो देखो, वैसे तो तुम मटेरियल्स को क्लासिफाइड कर रहे हो, तो कितने टाइप के हो सकते हैं, कोई आधार, देखो हर चीज को बांटने का एक आधार होता है, तुम्हारा जो अप्रोच है उसके आधार पर मुख्य रूप से पदार्थों को जो मुख्य रूप से बांटा जा सकता है वो 2 तरीके से बांटा जा सकता है। एक पदार्थ हो सकते हैं मेटालिक और एक होते हैं नॉन मेटालिक, मुख्य रूप से। यानी जनरली क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, जनरली पदार्थ जो हो सकते हैं 2 टाइप से बांटे जा सकते हैं। कौन सा? एक मेटालिक और दूसरा हो सकते हैं नॉन मेटालिक, ठीक है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब एक चीज यहां पर जान लीजिएगा, जो पदार्थ जनरल रूप से यानी सामान्य वर्गीकरण उनका जो होता है वो हो सकता है मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो। और मेटालिक के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, मेटालिक के अंदर क्या आ सकते हैं, जितने भी धातु हैं इनको बोलते हैं धात्विक, और इनको क्या बोलते हैं, अधात्विक। इनको क्या बोलेंगे, अधात्विक। बात समझ आ रही है ना। तो धात्विक पदार्थ कौन कौन सा है, जितने भी मेटल तुम जानते हो, जैसे तुम्हारा सबसे पहले तो वही आ जाता है जिसका हमको बार बार प्रयोग करना है अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, लोहा आ जाता है, उसके बाद पीतल आ जाता है, जैसे इसमें एलॉय होता है, पीतल कोई एलिमेंट नहीं है, ये एलॉय होता है, एलॉय मतलब मिश्रण होता है। इसके बाद आपका आ जाता है तांबा ले लो, जस्ता ले लो, अब नाम के आगे तो सोना भी है, लेकिन सोने का प्रयोग कम से कम करना ही नहीं है, तो हम लोग को उसका नाम नहीं लेना है। स्टील लोहे की तरह ही है, उसी का एक हिस्सा है वो कह सकते हैं। तो अब कहोगे सर सोना चांदी, तो भैया लिखने को लिख लो मेटालिक, लेकिन क्या सोना चांदी हमारे पॉइंट से कंस्ट्रक्शन में कहीं यूज होने वाली चीज है? बिल्कुल नहीं है। तो ये भी मैंने बोला ना कि अब हम लोग प्रैक्टिकल होंगे। वैसे तो बंटवारा करने के लिए बहुत सारे मेटल है, अब इसी में प्लेटिनम लगा दो तुम, लेकिन ऐसे चीजों का नाम लो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, वो दूसरा हिसाब किताब, ऑर्नामेंटली दूसरे में चला गया।
मैंने थोड़ा अलग है इन चीजों से, हमारे काम की चीजों की हम बात करेंगे। अब उसी तरीके से हमारे काम की कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनका प्रयोग जो नॉन मेटेलिक होती है लेकिन हम उसका यूज करते हैं। जैसे आप ग्लास ले सकते हैं, कांच जिसको बोलते हैं आप, प्लास्टिक ले सकते हैं आप, रबर ले सकते हैं आप, उसके बाद आपका वुड यानी लकड़ी ले सकते हैं। ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक है, सब की सब क्या है? नॉन मेटेलिक है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की यूज में होने वाली। तो जनरली जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार से बांटे जा सकते हैं, इन दो तरीके से। अब इसी तरीके से यदि हम लोग इन्हीं में क्लासिफिकेशन ऐसा भी कर दें कि जो मेटेलिक होते हैं उसमें बांटा गया है मुख्य रूप से, एक होती है फेरस और एक होती है नॉन फेरस। फेरस और नॉन फेरस का मतलब क्या होता है? लौह और अलौह धातुओं का मतलब क्या होता है? यानी इसके अंदर जो होती हैं केवल वैसे मेटल्स आते हैं जिनमें लोहा होता है, और इनमें जैसे इनको फर्दर बांटा जा सकता है, ऐसे मेटल्स में इनको फर्दर, जैसे मेटल हैं लेकिन एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस। खैर इसके बारे में आप लोग अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल या बिल्डिंग मटेरियल में और पढ़े होंगे कि फेरस मटेरियल जो होते हैं इनमें वही पदार्थ होते हैं जिनमें 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 लोहा होता है। जैसे स्टील है तो वो फेरस है, आपका जनरली लोहा है ही है तो वो भी फेरस है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें लोहा यानी जिनमें लोहे की अधिकता हो, जिनमें लोहे की अधिकता हो या हो लोहा तब भी, अधिकता हो ना हो, जिनमें लोहा पाया जाएगा वो फेरस, और जिनमें लोहा पाया ही नहीं जाएगा वो सब कैसे होता है? जैसे तांबा है, पीतल है, इनमें लोहा नहीं होता तो वो कहे जाते हैं जस्ता, एल्युमिनियम, ये सब। मतलब अगर जिनमें लोहा ना हो, जिनमें लोहा ना हो अब वो कौन है? तो वो तांबा। क्या है? तांबे में लोहा पाया जाएगा, हालांकि है दोनों मेटल ही, मेटेलिक ही है सब, ये नॉन मेटेलिक थोड़ी हो गए, लेकिन इनमें लोहा एक में है और एक में लोहा नहीं है। तांबा है, पीतल है। अब जैसे यहाँ पे टीन, टीन यदि रहता, टीन का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं ना, टीन एक धातु होती है जिसमें लोहा होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से तांबा है, पीतल है, और उसके बाद आपका क्या आ गया? कोई और धातु ले लीजिए, कांसा ले, उसमें जस्ता ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए। तो ये सब चीजें क्या है? अच्छा, कोई ये दिमाग में अगर ला रहा है कि सर ये सब क्या है, तो मैं एक चीज बताऊं, पहला चैप्टर है यही, इसी में बस थ्योरी है थोड़ी, उसके बाद बेटा ये सब्जेक्ट पूरा न्यूमेरिकल है। तो इसको इस अप्रोच से बहुत नहीं पढ़ना हम लोगों को कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात चल रहा है इंपॉर्टेंट बात ही, ऐसा नहीं कि जानेंगे नहीं, क्योंकि आएगा तो 5 नंबर सीधे आएगा क्वेश्चन। मैंने इसको, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का, इस पे मतलब आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लें। इसमें मुख्य जो बात इस किताब की पढ़नी है वो थ्योरी नहीं है, ये तो बातें आप पहले भी पढ़े होंगे, जो मैं अभी बता रहा हूं कि किसी न किसी पिछली क्लासेस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कोई बहुत अलग बात मैं नहीं बता रहा। इसी तरीके से यदि हम लोग इनको अगर जो नॉन मेटेलिक है इनको आप समझ ही गए कि जिनमें मेटल्स का अभाव होता है वो होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका था जनरल क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। लेकिन फर्दर मेटल्स को और कई तरीकों से बांटा गया, मेटल्स, क्योंकि हम लोग नॉन मेटेलिक चीजों को तो एक कैटेगरी में रख दिए, मेटल्स को फर्दर, और ये जनरल क्लासिफिकेशन था। अब क्लासिफिकेशन या इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन जिसको बोल सकते हैं, तो हमारा ये कह सकते हैं कि हमने जब बांटना शुरू किया, क्लासिफिकेशन किया, तो पहला क्लासिफिकेशन हमने कर दिया जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, जनरली इसको क्लासिफाइड कर दिया। दूसरा क्लासिफिकेशन हमने कर दिया, दूसरा इसमें हम लोग कहेंगे इसको इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन यानी औद्योगिक वर्गीकरण, किसका? धातुओं का या पदार्थों का। अच्छा, हम पदार्थों में ज्यादातर धातुओं की ही बात करेंगे, हम ज्यादातर पदार्थों में धातुओं की ही बात करेंगे। तो इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में, यानी इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि हम लोग देखो मेटल से हम लोग कोई ना कोई उद्योग करते हैं, कई लोग छड़ें बना रहे हैं, कई लोग शटर यानी दरवाजे बना रहे हैं, कोई लोग एल्युमिनियम की पत्ती बना रहे हैं फ्रेमिंग करने के लिए, कोई लोगों का आपका खिड़कियों का बिजनेस है फ्रेमिंग का, मतलब तमाम चीजें हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग इंडस्ट्री में अलग तरीके से लिया था, तो इंडस्ट्री वाले लोग अपने हिसाब से इनको बांट दिए। कैसे? इंडस्ट्री वाले लोग इनको अपने हिसाब से कैसे बांट दिए? इन्होंने कई सारे नाम ले लिए। जैसे इंडस्ट्री वालों ने नाम ले लिया कैसे? इंडस्ट्रियली। अब एक एक करके यदि हम इनके नाम लिखें,
इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो इन्होंने पहला नाम लिया कि हम लोगों ने कुछ पदार्थों को लाइट मेटल्स के नाम से रख दिया। लाइट मेटल्स मतलब होता है हल्की धातुएं पाई गई। अब हल्की धातुओं में क्या आएगा, एल्युमिनियम है आपका, टाइटेनियम है, बेरिलियम है। तो इन सब मतलब इंडस्ट्री में यानी उद्योगों में प्रयोग होने वाली धातुओं में ऐसी धातुओं जो काफी हल्की हों, जैसे कि सबसे ज्यादा एल्युमिनियम है, टाइटेनियम है और बेरिलियम। ये तीनों नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एल्युमिनियम, टाइटेनियम और बेरिलियम, बाकी नोट्स में तो रहेगा ही। तो इन धातुओं को हल्की धातुओं के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। दूसरा उन्होंने बनाया किसको, एलॉइंग मेटल्स। एलॉइंग, अच्छा हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, अगर जैसे लाइट है तो उसी तरह हैवी भी हो सकते हैं। हैवी में कौन कौन सा आएगा, जितने हैवी मेटल्स होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या ना हो, उस कैटेगरी पे भी बांटा जा सकता है। तो लाइट मेटल्स के साथ साथ यदि हम लोग बोले कुछ एलॉइंग मेटल्स होते हैं। एलॉइंग का मतलब होता है जो मिश्रण के काम, एलॉइंग मेटल्स का मतलब होता है जिनसे मिश्रित करके कोई चीज बनती है। अब एलॉइंग मेटल्स का मतलब क्या, इसमें आता है जैसे निकिल है आपका, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, वेनेडियम है। इसमें क्या आता है आपका, निकिल, निकिल नाम बोल रहा हूं आप लिखते जाइएगा, निकिल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, वेनेडियम है। ये सब क्या होते हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी धातु में कम मात्रा में मिला दी जाए, किसी एलॉय में। ये तो एलॉइंग है, एलॉइंग का मतलब वो जो कम मात्रा में मिलाई जाती है। इनको मिला करके, निकिल को, कोबाल्ट को, क्रोमियम को किसी धातु में मिला करके नई धातु बना दी जाती है, तो इनको बोलते हैं एलॉइंग मेटल। और एक होते हैं एलॉय, एक होते हैं एलॉयस। एलॉय क्या होते हैं, वो जिनमें एलॉइंग को मिलाया जाता है। जैसे मान लो आपने सुना होगा पानी है उसमें चीनी डाल दिए, तो चीनी क्या हुआ, चीनी मेजर हुआ, चीनी थोड़ा सा डाले, मेन तो पानी है। तो यहां पर जो पानी है वो एलॉय है और जो हल्का सा मिला रहे हो एलॉइंग है। तो एलॉय में कौन कौन सा आ जाएगा, एलॉय में सारे ही हैं, एलॉय में सारे ही हैं जिनमें जैसे आपका, आप जानते हैं, आपने कभी सर्वे फर्स्ट पढ़ा हुआ, तो मैं उस समय इन्वार्ट की बात करता हूँ, इन्वार्ट टेक की। उसमें 36% निकिल मिला दिया जाता है, स्टील के अंदर निकिल मिला दिया जाता है। तो जब निकिल मिला दिया जाता है उसके अंदर, तो उस पदार्थ को इन्वार बोलते हैं। बात समझ। तो जैसे तांबा है और सीसा है, कॉपर और लेड को एक साथ मिला दिया जाए, और इसी तरीके से ब्रॉन्ज का एलॉय मिला जाए। ब्रॉन्ज कांसा क्या है, कांचा भी एक तरह का मिश्रण है। तो इसी तरीके से जस्ता है, इन सब चीजों को यदि मिला दिया जाए इन पदार्थों के साथ में तो एलॉय बनते हैं। तो एलॉय जो बनते हैं वो एलॉइंग मेटल्स को मिला करके बनते हैं। तो एलॉय में कौन कौन से आ जाएंगे, तांबा है, ब्रॉन्ज है, ये सब वो है जो इनमें कहीं ना कहीं ये चीजें मिली हुई हैं। तो इसमें आपका आता है कॉपर, कॉपर, कॉपर लेड, कॉपर लेड यानी तांबा और सीसा को आपस में मिलाया गया है। या फिर आपका ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज है, ये इसके अंदर मिलाया गया है। तो ये सब मिश्र धातु हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये इनके अंदर क्या किया, कॉपर लेड एक तरह की मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और शीशे का मिश्रण है। इसी तरह ब्रॉन्ज में भी धातुओं का मिश्रण है, तो मिश्रित करके बनाई गई हैं उन धातुओं को बोलते हैं एलॉय। ठीक है ना। ये सब इंडस्ट्रियली बांटी गई, कुछ को लाइट मेटल्स कहा गया, कुछ को एलॉइंग कहा गया, कुछ को एलॉय कहा गया। बात समझ में आ रही है ना। एलॉय का मतलब ही होता है क्या, मिश्रण, और एलॉइंग का मतलब होता है मिश्रकारी। मिश्रकारी मतलब जिनको डाल करके मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है ना। इसी तरीके से आयरन एंड स्टील आ गए इसी में, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। मैं एक चीज बताऊं, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर क्या कैसे बांटे हैं। एक चीज बताओ, मैं बोलूं कि कुछ आदमियों का बताओ आदमी कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम क्या कहोगे कि आदमी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जान लो, आदमी जो होते हैं ना वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गोरे लोग, एक होते हैं काले लोग। तुम कहोगे नहीं नहीं सर, कुछ लोग होते हैं बुद्धिमान लोग, कुछ लोग होते हैं बेवकूफ लोग। तो नहीं, एक और आएगा कहेगा सर नहीं, कुछ लोग होते हैं बड़े लोग और कुछ लोग होते हैं छोटे लोग, कुछ लंबे कुछ ठिगने। मतलब तुम एक ही चीज को कई प्रकार से बांटे, तो हमने उसका आधार बताया। अगर कि तुम लंबाई के आधार पर बताओ तब तुम कहोगे कि कुछ लंबे कुछ छोटे। हमने कहा नहीं नहीं, तुम उनके रंग के आधार पर बताओ, तब तुम बताओगे गोरे और काले। मैंने बंटवारा करने के लिए आपको एक आधार चाहिए। तो ये बताओ, बंटवारा किया तूने पदार्थों का, तो कहोगे सर आयरन और स्टील इसमें कैसे लिख दिए आप, वो तो इधर था। अरे बेटा,
वो उनका सामान्य वर्गीकरण था। यहाँ इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, उसमें अब एक ही व्यक्ति है, तो हो सकता है गोरे और काले में से वो गोरा हो, और फिर उसके बाद लंबे और छोटे में से वो लंबा हो। कुछ लोग होते हैं ना खुश नसीब, गोरे और लंबे एक साथ हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या हुआ आपका इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में, ये एक टाइप का हुआ। उधर से भी क्वेश्चन किसी टाइप में आएगा, लोहा कैसे, मगर मैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रियल टाइप में आया, तो उधर भी तो आयरन और स्टील था, और ये किसमें था, ये फेरस मटेरियल में आ रहा था, फेरस मटेरियल में। लेकिन यहाँ भी यही बात समझ आ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल में कुछ पदार्थ होते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स कैसे होते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, रिफ्रैक्टरी ये वो पदार्थ होते हैं जो आग सहने में बड़े सक्षम होते हैं, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। इनको बोलते हैं अग्निसह पदार्थ, इनको बोलते हैं अग्निसह पदार्थ, यानी रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। अग्निसह पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो आग सहन करने में काफी सक्षम होते हैं, उनको अग्निसह पदार्थ कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अग्निसह पदार्थों में देखो आते हैं फायर क्ले, इसमें क्या आता है, फायर क्ले। इसके बारे में भी बिल्डिंग मटेरियल में तुमने अग्निसह ईंटों के बारे में पढ़ा हो, जिससे भट्ठे की चिमनी वगैरह बनाई जाती है ना, उसको बोलते हैं अग्निसह ईंटें। इनके बारे में अगर आप बिल्डिंग मटेरियल का मेरा क्लास नहीं किए हैं तो वो फर्स्ट ईयर में है, वो फ्री है पूरा, उसको देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल से आते हैं और हमेशा आते हैं। तो एक वर्गीकरण इसका इंडस्ट्रियल हो गया पदार्थों का। दूसरा वर्गीकरण यदि हम लोग बात करें और इस पदार्थों को और अधिक बातें, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी भी होता है, यानी उपयोगिता के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन तीसरा क्लासिफिकेशन है ये, जनरल हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब प्रयोग करने के आधार पर वर्गीकरण, इसको क्या कहेंगे, प्रयोग करने के आधार पर वर्गीकरण। बात समझ में आ रही है ना। तो आप पदार्थों को प्रयोग कर रहे हैं, उस आधार पे हमको अलग अलग पदार्थ चाहिए। हमें कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए जो घिसते ना हो जल्दी, हमें कुछ ऐसे पदार्थ चाहिए जो काफी मजबूत हो। हमारे प्रयोग के अनुसार पदार्थों को, हमारे प्रयोग के अनुसार पदार्थों को बांटा गया। हमें ऐसे पदार्थ चाहिए जिस पर जंग न लगे, तो हम दरवाजे का हैंडल वैंडल लगाते हैं तो स्टील का लगाते हैं, और अमीरी है तो थोड़ा सा पीतल का लगा देते हैं। पीतल का हैंडल रंग तो बदलता है लेकिन उसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है ना। तो इस आधार पर, प्रयोगों के आधार पर कई तरह के फिर हो जाते हैं मेटल्स। कौन कौन से हो सकते हैं, तो लो एंड हाई टेम्परेचर, यानी जो अधिक और कम तापमान को सहन करने वाले पदार्थ हैं, लो एंड हाई टेम्परेचर मटेरियल, ठीक है ना, मतलब बहुत अधिक तापमान भी सह लें और बहुत कम तापमान भी सह लें। और दूसरा हो सकता है आपका कि हाई वियरिंग रेजिस्टेंस, वियरिंग रेजिस्टेंस यानी उच्च घिसाव प्रतिरोध वाले, जिन जो घिसते हो। जैसे सड़क पे गाड़ियां जब चलती हैं तो आप चाहते हैं कि हमारे सड़क की ऊपरी सतह में, जैसे जब सड़कें उखड़ती हैं ना, तो एक तो गड्ढा बनता है, दूसरा धूल भी बहुत उड़ती है। अगर सड़क सही है तो उसमें घिसाव नहीं होता है। तो मेन हम लोग चाहते हैं सड़क की ऊपरी सतह क्या होती है, घिसाव से मुक्त हो, तो हाई एब्रेशन वाले पत्थरों का प्रयोग, उसमें गिट्टियों का प्रयोग किया जाता है। हाई वियरिंग रेजिस्टेंस मटेरियल हो जाएगा, यानी ऐसे पदार्थ जिनमें घिसाव बहुत कम होता हो, यानी घिसाव प्रतिरोध काफी ज्यादा हो, ठीक है ना। हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, यानी काफी मजबूत हो, जल्दी टूटे ना, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल। स्ट्रेंथ मटेरियल, मैं एक चीज फिर से आपको बता दूं, यही चैप्टर केवल थ्योरी है, लेकिन यही बस क्लासिफिकेशन तक। इसी चैप्टर में जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, उसके बाद तुमको मतलब ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा, वो ऐसा है। इसके ठीक बाद वाला टॉपिक, मतलब इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा ना, वो जबरदस्त, इसके बाद से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसमें आने लगेंगे, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ वाले मटेरियल। उसके बाद आपका आ जाता है इसके लिए कोरोजन रेजिस्टेंस, और मतलब कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल, कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल, रेजिस्टेंस मटेरियल। तो एक चीज जान लो यहाँ पे, पूरा ये पूरी चीजें जो ये पूरा जो चल रहा है ना, इसमें अलग अलग गुण है सबके अंदर। इसके अलावा भी और भी, क्या हमें यही 4 प्रयोग हैं, क्या पदार्थों के यही 4 प्रयोग हैं, और भी हो सकती हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टिव मटेरियल, जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए, कंडक्टिव एंड नॉन कंडक्टिव। नॉन कंडक्टिव, जैसे हम लोग प्लास्टिक ले लें तो ये नॉन कंडक्टिव आएगा, उसमें से बिजली नहीं प्रवाहित करती है, लेकिन कंडक्टिव वो होता है जिसमें से बिजली का प्रवाह हो जाए। तो हमें और भी प्रयोग हैं, हम इतने पर रोक रहे हैं
प्रयोगों के आधार पर बहुत हो सकता है। बात समझ में आ रही ना? तो एक चीज समझ लीजिएगा, ये तीसरा क्लासिफिकेशन था। चौथा एक क्लासिफिकेशन बस आपका और है, और चौथा क्या होता है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड अभी बताता हूं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, अभी हिंदी भी बताऊंगा, शांत रहिए। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड यानी हम लोग इसका नाम ले यदि, तो ये है निर्माण करने के आधार पर, इसको कहेंगे निर्माण करने के आधार पर। मैं अभी बताता हूं इसका अर्थ क्या है। निर्माण करने के आधार पर वर्गीकरण, आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, निर्माण के आधार। अब निर्माण के आधार का मतलब, जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको बनाना है उससे कुछ, जैसे मान लीजिए लोहे से आपको कुछ बनाना है, तो उसको सीधे ढलाई कर सकते हैं उस आकार का, जैसे लोहे का आई सेक्शन है, एल सेक्शन है। मार्केट में आप जाते हैं खरीदते तो एंगल खरीदने जाते हैं लोहे का, तो वो बना कास्टिंग होती है उसकी। या फिर पीतल का हैंडल वैंडल खरीदने जाते हैं तो उसका भी कास्टिंग किया जाता है, या उसको काटा जाता है, दोनों मशीनिंग भी हो जाती है। तो कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको केवल कास्टिंग कर सकते हैं। जैसे कंक्रीट का कुछ बनाना है, तो क्या कंक्रीट को आप काट छांट के बना सकते हैं? नहीं, कंक्रीट को ढाला जाता है। कंक्रीट को गीला करके, कंक्रीट मतलब समझा रहा ना, गिट्टी बालू सीमेंट, तो उसको तो ढाल ही सकते हैं। लोहे का यदि होता तो काट छांट के भी बना लेते। तो कुछ पदार्थ केवल कास्टिंग के होते हैं, कुछ मशीनिंग के होते हैं, कुछ फोर्जिंग के होते हैं, और भी कई तरीके से पदार्थ को बनाया जा सकता है। कुछ कोल्ड वर्क करके, कुछ हॉट वर्क करके बनाए जा सकते हैं। तो पदार्थों का वर्गीकरण उनको बनाए जाने के आधार पे कास्टिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, ढाले जाने वाले। कास्टिंग मटेरियल्स मतलब ढाले जाने वाले पदार्थ या ढलाई योग्य पदार्थ। दूसरा है मशीनेबल। मशीनेबल मतलब उनको मशीनों की मदद से किसी भी आकार में काटा छांटा जा सके, यानी मशीनेबल मटेरियल्स। और तीसरा हो सकता है ऐसे पदार्थ हो जिनको फोर्जेबल हो। फोर्जेबल का मतलब, अब देखिए मैकेनिकल वाले समझेंगे, सिविल वालों को इसको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो फोर्जेबल मतलब इसका जिक्र नहीं, तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो फोर्जिएबल मटेरियल्स हो सकते हैं कुछ। अब फोर्जिंग क्या होती है वो हम नहीं पढ़ाने जाने वाले हैं। कास्टिंग क्या होती है, फोर्जिंग क्या होती है, मशीनिंग, ये सब मटेरियल साइंस में आता है, मैकेनिकल का पार्ट। या फिर कोल्ड वर्क या हार्ड वर्क, कोल्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग मतलब ठंडे करके पीट पाट के किसी को बना लिए, किसी को गर्म करके भी पीटा जा सकता है। पीटा जा सकता है कि पीटा ही जाता है, कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। तो इसके बारे में बेटा अभी ये सब जितना तुम सुन रहे हो ना, ये सब तुम्हारे भविष्य में आएगा आगे, लेकिन सोम में इसका बहुत वेटेज नहीं है। जो आज पढ़ रहे हो पहला चैप्टर, उसमें खाली तुमको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, इसमें इनका वेटेज नहीं है। तो आज तुमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल देखा, यानी ये पहला टॉपिक जो तुम्हारे सामने सिलेबस में दिख रहा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, वो तुमने देखा। यहाँ पे तुमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल देखा। क्या है ये वाला टॉपिक, ठीक है, ये वाला टॉपिक तुमने देखा, केवल क्लासिफिकेशन किया। अब इसके पहले भी हम कुछ चीजें बताए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब इसके बाद में जो ये डायरेक्ट आ गया, ये तो बस 5 मिनट का काम है ये चारों, लेकिन इसके बीच में एक चीज आती है जो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बोला, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन चैप्टर का नाम खुद ही है फिजिकल प्रॉपर्टीज या केवल प्रॉपर्टी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को पढ़ना, और ये पूरे सोम की कह लो तुम्हारी जान है, स्ट्रेंथ है पूरे सोम की। तो पूरे सोम को यहाँ से समझेंगे हम लोग, और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमा में तो ठीक है, लेकिन जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। क्लासिफिकेशन तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली डिप्लोमा एग्जाम तक आपके रह सकता है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके अंदर आते हैं। तो इसके बाद वाले लेक्चर में यहाँ से खत्म होगा, और पूरा ये खत्म होगा, और ये चारों, ये यहाँ तक का पूरा खत्म हो जाएगा। तीसरे लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग 3 लेक्चर में। सभी को समझ में आया? तो आप लोग फटाफट से इसमें पढ़िए और इसको निपटा लीजिए, और कमेंट अच्छे अच्छे डालिए ताकि हम लोग तुरंत दूसरा लेक्चर आके आ जाए। तब तक हमको दीजिए इजाजत। धन्यवाद।